हेलो एंड वेलकम टू हॉररकास्ट। ये है एपिसोड 1। इस एपिसोड में हम बहुत ही सनसना देने वाली कहानियों का जिक्र करने वाले हैं। हमारी पहली कहानी काले जादू के बारे में है, लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को क्लिक कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कहानी मैं कभी भूल नहीं सकता। ये वाक़या कुछ साल पहले का है, जब मैं अपने छोटे भाई की तबीयत ख़राब होने पर अपनी नानी के गांव गया था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में ये एक बहुत ही पुराना गांव था। मैं आपको गांव का नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये गांव कुछ अजीब था। हम यहाँ पर बहुत ही कम जाते थे, क्योंकि यहाँ पर शाम को एक बहुत ही अलग और डरावना एहसास हमें घेर लेता था। तो कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई समीर अचानक से बीमार हो गया था। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल आई, पर वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। आंखें उसकी लाल रहती थी और हर वक्त ऐसे नींद में जैसे किसी नशे में हो, और रात को कभी कभार चीख कर उठता था। मेरे पिताजी ने कहा कि ये सिर्फ उसका स्ट्रेस होगा, क्योंकि उसकी जॉब भी इसी तरह की थी। लेकिन उसकी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरी माँ, जो एक बहुत ही रिलीजियस महिला हैं, उन्होंने एक दिन इसकी हालत को देखते हुए कहा कि ये कोई बीमारी का केस नहीं है, किसी ने शायद कुछ करवा दिया है। ये इलाज से नहीं, शायद किसी तंत्र से, किसी अमल से ठीक होगा। मैं पहले तो बहुत हंसा, क्योंकि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पर जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की और उनकी आंखों में डर देखा, तो मैं मान गया, क्योंकि मेरे पास इसको ठुकराने के लिए कोई भी सबूत, कोई भी फैक्ट मौजूद नहीं था। तो हम लोग समीर को लेकर गांव चले गए, जहाँ मेरी नानी रहती थी, क्योंकि मेरी नानी ने हमें कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास एक बाबा हैं जो ऐसे कामों का इलाज करते हैं। गांव में कदम रखते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे कि हमेशा होता था। रास्ते में एक मुर्दा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे काले कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा हुआ था। मेरी माँ ने फौरन मुझे बोला, उस तरफ आंख भी मत उठाना। रात को हम लोग नानी के घर में रुक गए। समीर चुपचाप था, ज़्यादा बोलता नहीं था, आंखें खुली रखकर दीवार की तरफ देखता रहता। उस रात मैं और माँ, हम लोग एक ही कमरे में सो गए। रात के करीब 2 सवा 2 बजे का समय था। एक आवाज़ आई, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। हम सब इस आवाज़ की वजह से उठ गए, लेकिन हमारी नानी ने कहा, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ इस रात के इस पहर कुछ ऐसा नहीं होता, चुपचाप सो जाओ। लेकिन मैंने फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए टॉर्च उठाकर मैं बाहर निकला। लेकिन बाहर सच में कोई नहीं था। लेकिन बाहर एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई तेल जल रहा हो, कुछ प्लास्टिक की चीज़ तेल के साथ में जल रही हो। खैर, उस रात तो हम सो गए। अगले दिन हम समीर को लेकर उन बाबा जी के पास गए। एक अंधेरा सा कमरा, चार तरफ झालर लटकी हुई और एक छोटा सा दिया जो उनके कमरे में जल रहा था। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन सीधा समीर के पास गए और हल्की आवाज़ में कुछ पढ़ा। फिर उन्होंने एक काला धागा निकाला और समीर के हाथ पर उसे बांध दिया, और बस इतना बोला, इस बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है, इसको कोई नज़र नहीं लगी, लेकिन इसको कोई अमल, कोई तंत्र लगा है, एक औरत का तंत्र, वो भी तुम्हारे किसी करीबी का, और ये एक काले जादू का केस है। साथ में ही उन्होंने सोमवार की रात के बारे में हमें एक चेतावनी दी। हम वहाँ से समीर को लेकर वापस आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सिर्फ एक ड्रामा है, लेकिन समीर उस रात को कांप रहा था और चीख चीख कर एक ही शब्द बड़बड़ाने लगा, सुतली सुतली। वो आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि ये सुतली क्या है या कौन है।
लेकिन मेरी नानी ने ये शब्द सुनते ही बोला, सुतली नाम का धागे से कालू जादू का इलाज किया जाता है। तो खैर वो रात हमने जैसे कैसे गुजारी। समीर की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। अगले दिन भी समीर उसी तरह से बीमार दिख रहा था। लेकिन वो रात सोमवार की रात थी और उस रात को मैंने फैसला किया कि मैं पूरी रात समीर के पास गुजारूंगा। मैंने अपना कुछ सामान लिया और जाकर समीर के पास बैठ गया। रात के करीब 1:30 बजे का समय होगा और समीर अचानक से अपने बिस्तर से उठा। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। उसकी आवाज़ बिल्कुल एक औरत की आवाज़ जैसी थी, एक गरजदार औरत की आवाज़ जो बहुत ही गुस्से में हो, जो सिर्फ यही कह रहा था, ये धागा काट दो, ये धागा काट दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। लेकिन मेरी माँ और मेरी नानी तुरंत उस कमरे में आ गए और मेरी नानी ने फिर समीर से कहा, इसे छोड़ दो, इसका क्या कसूर है। और उस वक्त समीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और साथ में वो चीखने लगा, एक औरत की खूंखार चीख की तरह। उस रात बाबा जी खुद आए। उन्होंने कमरे में जलता हुआ दिया बुझाकर एक मिट्टी का बोल निकाला। उस बोल में कुछ काला डाला और उसे जलाया और साथ में बोले, उस औरत का नाम बोलो। समीर का चेहरा काम किया। उसने अपनी मौसी का नाम लिया, मेरी माँ की छोटी बहन। सब खामोश हो गए। उन बाबा जी ने इसके बाद कुछ अमल किया, कुछ तंत्र पढ़ा और वो काला धागा जला दिया। रात भर समीर को एक कपड़े में लपेट कर रखा गया और सुबह उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। सुबह होने पर समीर को कुछ भी याद नहीं था। वो सिर्फ इतना बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जंगल में था और एक औरत मुझे बुला रही थी। उस दिन के बाद उन बाबा जी ने कहा कि इसके ऊपर से उस औरत का असर, उस काले जादू का असर ख़त्म हो गया है। साथ में ही उन्होंने हमें एक और अभिमंत्रित धागा दिया और ये बोला कि ये समीर के जिस्म से अलग नहीं होना चाहिए। हम वो धागा लेकर और समीर की हालत काफ़ी बेहतर देखकर वापस शहर आ गए और उसी दिन से मौसी से भी अपना रिश्ता तोड़ दिया। माँ कभी कुछ नहीं बोली और समीर धीरे धीरे ठीक होता गया और हम अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो गए और सब कुछ ठीक हो गया। मैं कभी किसी पर शक नहीं करता और कभी इस बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करने का मौका नहीं मिलता। काला जादू सच है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा है, महसूस किया है। अगर आप कभी किसी पुराने गांव में जाएं और कोई कहे कि इस रास्ते पर मत जाओ या इस पेड़ के नीचे मत रुकना, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ अनुभव से, एक्सपीरियंस से ही इंसान को समझ में आती हैं और कुछ कहानियाँ सिर्फ याद नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये थी मेरी कहानी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि समीर वापस ठीक हो गया और अब आप सबकी लाइफ पहले से बेहतर हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी असम के मायोंग गांव से रिलेटेड है। असम का मायोंग गांव जो भारत की ब्लैक मैजिक की राजधानी है और इसी रूप में जाना जाता है, जहाँ पहले के ज़माने से तंत्र क्रियाएँ होती आई हैं। रवि एक 28 साल का लड़का था जो गुवाहाटी में एक जर्नलिस्ट था और अपने अगले फीचर के लिए मायोंग के रहस्यों को समझने निकला। गांव में प्रवेश करते ही वो महसूस करता है कि जैसे हर कोना एक प्राचीन रहस्य को छुपा रहा हो। गांव में रवि की मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति बाबा भैरव से होती है, जो अपने तंत्र ज्ञान की वजह से प्रसिद्ध हैं। आसान भाषा में वो अपने तंत्र ज्ञान की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। भैरव बाबा रवि को एक प्राचीन मंदिर में ले जाते हैं, जहां वो अपने चेलों के साथ एक विशेष पूजा, एक इम्पोर्टेंट पूजा कर रहे होते हैं।
रवि को एक कोने में बैठने को कहा जाता है जहाँ से वो सब कुछ देख सकता था। पूजा के दौरान रवि महसूस करता है कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी और एक कंपन हो रहा है। अचानक उसके सामने एक धुंधली छवि प्रकट होती है, एक धुंधला साया, एक औरत का जिसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही गहरा और डार्क था, लेकिन रवि को उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उन आंखों में बहुत ही गहराई और बहुत ही गहरी उदासी थी। वो महिला रवि की तरफ बढ़ती है, जैसे रवि को पकड़ने आ रही हो या रवि को कुछ कहने आ रही हो, लेकिन वो एक दायरे से बाहर नहीं आ पाती। रवि डर और क्यूरियोसिटी के बीच में जूझता है। भैरव बाबा से इसके बारे में पूछता है। भैरव बाबा इसे बताते हैं कि ये महिला एक आत्मा है जो अपने अधूरे काम की वजह से इस जगह पर बंध चुकी है। वो रवि से कहते हैं कि उसकी मौत एक तंत्र क्रिया के दौरान हुई थी और उसकी आत्मा तभी से मुक्ति की तलाश में भटक रही है। रवि तय करता है कि वो इस आत्मा की कहानी को दुनिया के सामने लेकर आएगा, ताकि वो अपने एम में, अपने गोल में, जिस वजह से वो यहाँ पर आया था उसमें भी सक्सेसफुल हो सके, और साथ ही साथ शायद वो इसी तरह इस आत्मा को मुक्ति दिला सके। लेकिन जैसे ही वो इस कहानी पर काम करने लगता है, उसके साथ बहुत सी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रवि एक रात अपने कमरे में था और अपने कंप्यूटर पर इसी कहानी के बारे में लिख रहा था कि उसको ऐसा महसूस होता है कि खिड़की से कोई उसकी तरफ देख रहा है। वो बार बार खिड़की की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कंधे पर अपना हाथ रख रहा हो। रवि काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि शायद ये सिर्फ उसकी अपनी इमेजिनेशन के कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है। रवि थक हार कर अपने बिस्तर पर जाता है और वो सोने की कोशिश करता है। रात के किसी पहर रवि की आंख खुलती है। उसे वही आत्मा, वही छवि उसके कमरे के एक कोने में खड़ी हुई दिखती है। रवि बिल्कुल हिल नहीं पाता। इसका जिस्म जैसे बिल्कुल भी इसके काबू में ना हो। रवि उस औरत के साए की तरफ देख रहा होता है। इसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है और पूरा जिस्म पसीने से भरा होता है। रवि पूरी कोशिश करता है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सके या फिर भगवान का नाम ले सके, लेकिन उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। आखिरकार रवि आंखें बंद करता है और मन ही मन में भगवान का नाम लेता है, जिसके बाद हल्का हल्का, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर रवि के ऊपर से ख़त्म होता है और रवि का फिर से अपने जिस्म पर काबू बहाल होता है। बाकी की रात रवि ने जाग कर गुजारी और अगले दिन फिर से जब वो अपने कंप्यूटर की तरफ बढ़ा तो वो देखता है कि उसके कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि रवि इस कंप्यूटर पर बहुत सारा काम कर चुका था। ये एक लेटेस्ट कंप्यूटर था। अगली शाम फिर से रवि सोने की तैयारी कर रहा होता है कि रवि एक बार फिर से घबरा जाता है। उसको यूं ही महसूस होता है कि उसके कमरे में बहुत घुटन है, जैसे कोई चीज़ उसके कमरे में मौजूद है और हर तरफ से उसको देख रही है। वो हर चीज़ चेक करता है, वो विंडो चेक करता है, डोर्स चेक करता है, वो पूरे कमरे का जायज़ा लेता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो रवि हनुमान चालीसा का एक पार्ट सुनता है और फिर अपना फ़ोन बंद करके सो जाता है। रात को फिर से रात के करीब 3 सवा 3 बजे रवि की आंख फिर से खुलती है और एक बार फिर से वो उसी औरत को देखता है। इस बार वो औरत रवि के बहुत ही करीब खड़ी होती है और रवि का जिस्म एक बार फिर से उसके काबू में नहीं होता। रवि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है और रवि उस औरत के खौफनाक चेहरे की तरफ देखता है। वो औरत हल्का सा कुछ बोलती है, लेकिन वो शब्द रवि के समझ में नहीं आते। रवि इस बार पूरी कोशिश करता है कि वो अपने जिस्म पर अपना काबू वापस ला सके। एक बार फिर से वो कोशिश करता है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सके और इस बार वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन में भगवान का नाम तेज़ी से लेना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर से उसके ऊपर से वो प्रेशर ख़त्म होता है और रवि एक बार फिर से अपने जिस्म पर काबू पा लेता है।
इस बार रवि ने उसे बहुत ही करीब से देखा था। उसका खौफनाक और डरावना चेहरा और उसके हिलते हुए होंठ जो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसकी बात रवि की समझ में नहीं आई। ये रात फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रवि जागते हुए गुजारता है और अगले दिन रवि फैसला करता है कि वो वापस भैरव बाबा के पास जाएगा और उनको ये सारी बात बताएगा। तो जब वो भैरव बाबा को अगले दिन जाकर ये सारी कहानी बताता है कि उसके साथ पिछली 2 रातों में क्या क्या होता आया है, तो भैरव बाबा के कहने पर रवि उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट पूजा करता है। वो उसे समझाते हैं कि रवि को सिर्फ एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में उस आत्मा की मदद करनी होगी। उसके लिए एक शुद्धिकरण पूजा करनी होगी जिसे शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो रवि भैरव बाबा के साथ उस शाम वो पूजा करता है और पूजा के दौरान वो औरत एक बार फिर से रवि को दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसका रूप उतना डरावना नहीं होता। इस बार ऐसा लग रहा था कि वो औरत शायद कुछ बेहतर महसूस कर रही है, शायद कुछ ठीक महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था। आखिरकार उस पूजा के अंत में रवि महसूस करता है कि एक बहुत ही भारी बोझ उसके सीने से उतर गया है। उस शाम वो भैरव बाबा का धन्यवाद कर वापस अपने होटल में जाता है। इस बार रवि जब सोता है तो उसे बिल्कुल भी कोई भी खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता और इस बार वो एक बहुत ही चैन की नींद सो पाता है। इस घटना के बाद रवि मायोंग के रहस्यों पर अपनी एक स्टोरी लिखता है। जो कुछ भी उसने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ वो स्टोरी में दुनिया को बताता है। मायोंग आज भी अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन रवि की कहानी ने लोगों को ये समझाया कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है जो कभी कभी हमारी सोच से भी परे होती है। सो इसके साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप सभी लिसनर्स का जो हमारे साथ अब तक वीडियो में बने रहे। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा और हम आगे भी इसी तरह की रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।